इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 6। राजमेहरा सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर मुस्कुराना बंद नहीं कर पाए। एक साथ 4। यह इनाम बहुत उदार था। ऐसा लग रहा था कि 4 बेटियां होना वास्तव में बुरा नहीं था। उन्हें मिलने वाले लाभ दोगुने हो गए। जैसी कि उम्मीद थी, अधिक बच्चे अधिक आशीर्वाद के बराबर थे। राजमेहरा को अब लगा कि वह 10 और भी पाल सकता है, 4 बेटियां तो दूर की बात है। शांत होने के बाद राजमेहरा ने सिस्टम द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों की जांच करना शुरू किया। सबसे पहले राक्षस आध्यात्मिक भावना थी। ये प्राचीन भगवान राक्षस से आध्यात्मिक भावना की एक धारा थी जो अत्यंत शक्तिशाली थी। हालांकि ये 500 किलोमीटर के दायरे में सम्राट क्षेत्र के नीचे किसी भी साधक की आध्यात्मिक भावना को तुरंत नष्ट कर सकती थी। भले ही वे दोनों सम्राट क्षेत्र में हों, जब तक वे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हैं, वे दूसरे पक्ष को भारी रूप से घायल करने में सक्षम होंगे। भविष्य में राजमेहरा को बस इस आध्यात्मिक भावना को छोड़ने की जरूरत थी। इसका शक्तिशाली मानसिक दमन आसपास के लोगों को भी बहुत बड़ा खतरा महसूस करा सकता था। दूसरा था परम रहस्यवादी सूत्र। इस सूत्र में पूरे नीले ग्रह के विमानों का सारा ज्ञान समाहित था। इस सूत्र के साथ राजमेहरा पलक झपकते ही इस ग्रह के 10 अरब वर्षों के इतिहास को आसानी से लिख सकते थे। ये कहा जा सकता है कि यह सूत्र एक सुपर विश्वकोशीय खजाना तिजोरी था। इसके साथ राजमेहरा का ज्ञान सभी से आगे निकल जाएगा। तीसरा था दिव्य आंदोलन कंगन। यह एक उच्च श्रेणी की आत्मा कलाकृति थी। एक बार जब वह इस कंगन को पहनता तो उसके शरीर में 360 छिद्र तुरंत खुल जाते। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को बिना रुके अवशोषित करने से यह एक अंतहीन शक्ति में बदल सकती थी जो राजमेहरा को अपनी गति बढ़ाने में मदद कर सकती थी। इसके अलावा वह आकाश में अपनी इच्छानुसार आ जा भी सकता था। चौथे पुरस्कार के लिए ये 10 दिशा आरेख था। ये प्राचीन युग का पूर्ण सरणी गठन था। इस गठन में आकाशीय तत्व शामिल थे और इसमें 8 त्रिग्राम शामिल थे। स्वर्ग, पृथ्वी, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, भूत और भविष्य सभी जगह थे। ये कहा जा सकता है कि पूरा गठन उसके दिमाग में था। उस स्थिति में दुनिया में भौतिक शरीर, शून्यता और समय से संबंधित सभी गठन राजमेहरा द्वारा तुरंत समझे जा सकते थे। पुरस्कारों की यह लहर वास्तव में कौशल, कलाकृतियों और ज्ञान से भरी हुई है। भले ही मेरे पास भविष्य में कुछ भी न हो, लेकिन ये मेरे लिए उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में खुद को स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। राजमेहरा अभी भी उत्साहित थे। डिंग, क्या आप पुरस्कार निकालना चाहते हैं? राजमेहरा ने कहा। हाँ, आपने राक्षस आध्यात्मिक भावना को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। आपने परम रहस्य सूत्र को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। जानकारी इंजेक्ट की गई है। 20%, 100% पूरा हुआ। आपने दिव्य आंदोलन कंगन को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। आपने 10 फलांग्स का नक्शा सफलतापूर्वक निकाल लिया है। डेटा संचारित किया जा रहा है। 20%, 100% पूरा हुआ। सिस्टम को हटाने के बाद राजमेहरा ने देखा कि चारों बच्चे पहले ही खाना खत्म कर चुके थे। हालांकि उनमें से किसी ने भी अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे नहीं रखे। अनन्या ने चुपके से अपना चम्मच चाटा। रिया और अलीशा चाहती थीं कि वे प्लेटों से सारा सूप साफ कर सकें। उन्होंने अपने चम्मच प्लेटों पर इधर उधर रगड़े। राधिका ने अपना चेहरा कटोरे से ढक लिया और ऐसा लग रहा था कि वह इसे खा जाना चाहती थी। राजमेहरा इन 4 छोटी लड़कियों से खुश थे। बच्चों, कल भी खाना है। जल्दी करो और कटोरी और चम्मच नीचे रख दो। ओह, बहुत बढ़िया, हम कल भी खा सकते हैं। क्या ये बहुत बढ़िया नहीं होगा अगर यह कल अभी होता? पिताजी, मैं कल और खाना चाहती हूँ। मैं एक बड़ा गुब्बारा बनना चाहती हूँ। चारों छोटी लड़कियां फिर से उत्साहित थीं। वे चाहती थीं कि पलक झपकते ही यह कल बन जाए। उनके प्यारे और मासूम रूप ने राजमेहरा को जोर से हंसाया। कुछ देर बच्चों के साथ खेलने के बाद एक नौकर आया और बोला, 4 राजकुमारियों, अब नहाने का समय हो गया है। हम चाहते हैं कि डैडी हमें नहलाएं। चारों बच्चों ने एक साथ कहा। पहले उन्हें हमेशा नौकर ही नहलाते थे। अब जब उनके पिता राजमेहरा आसपास थे तो बच्चे किसी को भी उन्हें नहलाने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है डैडी, अब तुम लोगों को वहां ले जाएंगे। राजमेहरा का पिता प्रेम उमड़ पड़ा। उसने अपनी चारों बेटियों का हाथ पकड़ा और उन्हें नहलाने चला गया। ... स्वर्गीय दानव क्षेत्र, 10,000 दानव साम्राज्य। एक गहरा रक्त रंग का राक्षसी प्रकाश पूरे राज्य को घेर लेता है। इसके दबाव में दानव कबीले के लाखों जीव अंतहीन रूप से कांप उठते हैं। फिर रक्तलाल राक्षसी प्रकाश एक विशाल खोपड़ी में बदल गया। इसकी अभिव्यक्ति भयंकर थी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को निगल जाना चाहती हो। इस खोपड़ी को देखकर 10,000 दानव साम्राज्य में सभी को मौत का डर महसूस हुआ, क्योंकि यह रक्तपिपासु दानव भगवान का प्रतीक था। 10,000 दानव साम्राज्य के पिछले 10,000 वर्षों में सबसे भयानक दानव के रूप में रक्तपिपासु दानव भगवान का नाम 10,000 दानव साम्राज्य के लोगों के दिलों में गहराई से अंकित था। जब तक वह प्रकट होता, निश्चित रूप से रक्तपात होता। इस समय 10,000 दानव साम्राज्य के दानव महल में रक्तपिपासु दानव भगवान अगस्त्य अपनी पूरी शक्ति से अपने शरीर में सच्चे सार को प्रसारित कर रहे थे और उनका पूरा शरीर अवर्णनीय गहन जादुई शक्ति से भरा हुआ था। जैसा कि दानव भगवान से उम्मीद थी, आपकी आभा बहुत शक्तिशाली है।
ये वास्तव में 10,000 दानव साम्राज्य का सौभाग्य है कि आपके पास है। देश के सम्राट आशुमान जो अंदर आए, उनके चेहरे पर विस्मय का भाव था। अगस्त्य ने अपनी राक्षसी तकनीक को वापस ले लिया और अपनी बैंगनी काली आंखें खोलीं। क्या उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग से कोई हलचल है? इस बार वह वापस लौटा क्योंकि वह 10,000 दानव साम्राज्य को उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग से निपटने में मदद करना चाहता था। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की सीमा पर स्थित एक दानव कबीले के रूप में 10,000 दानव साम्राज्य को हाल के वर्षों में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग से बहुत दमन सहना पड़ा था। अगस्त्य 10,000 वर्षों से एकांत में था और उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। स्वाभाविक रूप से वह नहीं चाहता था कि उसके देश को ऐसी शिकायतों का सामना करना पड़े। इसलिए उसके समर्थन से आशुमान ने सेना को निकटतम त्रिशा साम्राज्य पर हमला करने का आदेश दिया। अगस्त्य को लगा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की महारानी के गुस्से के कारण वह निश्चित रूप से जवाब देगी। आशुमान ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं दानव भगवान। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की महारानी शांत नहीं बैठ सकती। उसने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह मार्च करने के लिए सेना भेजेगी। ओह, अगस्त्य ने एक उत्साहित भाव प्रकट किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि महारानी व्यक्तिगत रूप से प्रकट होंगी। ऐसा लगता है कि उन्हें पहले से ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आशुमान ने ठहाका लगाया। दानव भगवान बहुत मशहूर हैं। वह महारानी आपकी तुलना में सिर्फ 3 साल की बच्ची है। अगर वह शांत बैठ पाती तो अजीब होता। अगस्त्य गर्व से हंसा, फिर मुस्कुराना बंद कर दिया। हालांकि महारानी मिस्टिक आइस एक महान सम्राट हैं। हम उन्हें कम नहीं आंक सकते। इस बार नॉर्थ मिस्टिक हेवन को एक बार में हराने के लिए मैंने दोनों काम करने का फैसला किया है। आशुमान खुश था। तो दानव भगवान की एक बड़ी योजना है। बेशक, अगस्त्य ने एक भयावह नज़र दिखाई। तुमने मुझे कुछ दिन पहले बताया था कि महारानी की 4 बेटियां हैं, है न? हाँ, आशुमान ने सिर हिलाया। क्या ये हो सकता है कि तुम दानव भगवान? अगस्त्य के होठों के कोने मुड़ गए। इस दानव भगवान की मूलहीन दानव तकनीक अभी अभी गठन क्षेत्र में पहुंची है। ये लाखों किलोमीटर दूर से किसी व्यक्ति के मानस को नियंत्रित कर सकती है। अब मैं महारानी की 4 बेटियों को अपनी कठपुतली बनाऊंगा। महारानी के युद्ध में जाने के बाद मैं उन्हें एक अप्रत्याशित आश्चर्य दूंगा। ये कहने के बाद उसने दोनों हाथों से एक भयानक रक्त रंग की मुहर बनाई। इस समय आसपास का स्थान रक्त दानव शक्ति से भरा हुआ लग रहा था। आशुमान के वर्चस्व क्षेत्र साधना स्तर के साथ भी वह भयभीत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी आध्यात्मिक भावना को जबरदस्ती छीन लिया हो। जैसा कि रक्तपिपासु दानव भगवान से उम्मीद थी, आपकी ताकत भयानक है और आप निर्दयी हैं। महारानी की 4 बेटियां तो सिर्फ 3 साल की हैं। वे तुम्हारी यातना कैसे सह सकती हैं? आशुमन चौंक गया। उफ्तिल्द। इस समय अचानक अंतरिक्ष में अंधेरा छा गया। रक्तदानव शक्ति तेजी से इकट्ठी हुई और बिजली की गति से उत्तर की ओर बढ़ी। अध्याय 7। राजमहरा ने अपनी 4 बेटियों को नहलाने में कुल 2 घंटे बिताए। छोटी लड़कियों को कितना साफ सुथरा देखकर राजमहरा ने चाहा कि वह ऊपर जाकर कुछ खा ले। इस समय एक नौकर आया और बोला, चारों राजकुमारियों, सोने का समय हो गया है। अनन्या ने राजमहरा को प्यार से देखा। पिताजी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ सोएं। मैं भी। रिया भी आगे बढ़ी। मैं चाहती हूँ कि पिताजी मेरे साथ सोएं। अलीशा भी आगे बढ़ी और राजमहरा के पैरों को गले लगा लिया। मैं भी चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ। राधिका इस डर से कि राजमहरा उसे न देख लें उछलती रही। राजमहरा ने देखा कि चारों बच्चे बेहद उत्साहित थे, इसलिए उसके पास कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तुम सब पिताजी के कमरे में क्यों नहीं सोते? सौभाग्य से उसके कमरे में बिस्तर काफी बड़ा था और चारों छोटी लड़कियों को उसमें बिठाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। ठीक है। चारों छोटी लड़कियां खुशी से नाचने लगीं। नौकर ने जल्दी से कहा, पत्नी, राजकुमारियां अभी छोटी हैं। सोते समय वे इतनी आज्ञाकारी नहीं होंगी। अगर वे तुम्हें परेशान करेंगी तो। राजमहरा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, मेरे अपने तरीके हैं। अगर वह बच्चों के साथ सोना भी नहीं संभाल सकता तो वह आदर्श गृहिणी की उपाधि के योग्य कैसे था? नौकर को अभी भी डर था कि बच्चे राजमहरा को परेशान करेंगे। हालांकि राजमहरा ने और कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। फिर राजमहरा चारों लड़कियों को अपने कमरे में ले आया। एक एक करके वह उन्हें बिस्तर पर ले गया। जल्द ही चारों लड़कियां एक दूसरे के बगल में लेट गईं और अपनी आंखें चौड़ी करके राजमहरा को देखने लगीं। पापा तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाएंगे और फिर तुम लोग सो सकते हो, ठीक है? राजमहरा को पता था कि लड़कियां क्या सोच रही थीं। उसने नौकरों से सुना था कि दीपिका कभी कभी बच्चों को सोते समय कहानियां सुनाती है, लेकिन दिनों की गिनती करें तो उसे ऐसा करते हुए कम से कम 6 महीने हो गए थे। दरअसल बच्चे सोने से पहले कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। सौभाग्य से राजमहरा के शरीर में ट्यूटोरियल में अनगिनत बच्चों की कहानियां थीं। वह इन चारों बेटियों को आसानी से संभाल सकता था। ठीक है। छोटी लड़कियां खुश और आशान्वित थीं। पापा जो सुनाना चाहते हैं वह स्नो वाइट और 7 बहनों की कहानी है। राजमहरा की बातें सुनकर चारों छोटी लड़कियों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने ऐसी अनोखी कहानी कभी नहीं सुनी थी। ये शब्द लड़कियों की भूख बढ़ाने के लिए पर्याप्त थे। राजमहरा खुद पर मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि यह कहानी वाकई बच्चों को बेहद दिलचस्प लग रही थी।
बहुत समय पहले स्नो वाइट नाम की एक खूबसूरत छोटी लड़की थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ बहुत ही दुष्ट थी। राजमेहरा ने ये कहानी बहुत ही जीवंतता से सुनाई। एक आदर्श पिता के कार्यक्रम के साथ वह न तो जल्दी और न ही धीरे धीरे कहानियां सुनाता था और हमेशा बच्चों को बांधे रखता था। चारों लड़कियां कहानी में पूरी तरह डूबी हुई थीं और धीरे धीरे सो गईं। उनके सोते हुए चेहरों को देखकर राजमेहरा को बहुत आनंद आया। इन 4 मांसल और प्यारे छोटे चेहरों के साथ सोने से ज्यादा आनंददायक और अद्भुत कुछ भी नहीं था। हाँ, राजमेहरा ने अचानक भौहें सिकोड़ीं। राक्षस आध्यात्मिक भावना के साथ वह किसी भी समय अपने आसपास की हर चीज पर नजर रख सकता था। वह महसूस कर सकता था कि एक अवर्णनीय जादुई बुरी शक्ति पूरे क्रिस्टल पैलेस पर झांक रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? क्रिस्टल पैलेस अनन्या और अन्य 3 बच्चों का निवास स्थान था। राजमेहरा को संदेह था कि दूसरी पार्टी उसकी 4 बेटियों के लिए यहाँ थी। तुम मेरी बेटियों को चोट पहुंचाना चाहते हो? सपने देखो। राजमेहरा का दिमाग हिल गया और उसने अपनी आध्यात्मिक भावना को पूरी तरह से मुक्त कर दिया। भनभनाहट। हवा में एक अदृश्य लहर फूट पड़ी। प्राचीन भगवान की भयानक आध्यात्मिक भावना 100 पहाड़ों जितनी दमनकारी थी। जैसे ही ये दानव भगवान की रक्त दानव शक्ति के संपर्क में आया, यह एक आदिम क्रूर जानवर की तरह था जिसने इस रक्त दानव शक्ति को चकनाचूर कर दिया। हिस। लाखों मील दूर रहने वाले रक्तपिपासु दानव भगवान अगस्त्य कांप उठे और लगभग गिर पड़े। क्या शक्तिशाली टेलीकिनेसिस है! अगस्त्य का दाहिना हाथ थोड़ा कांपने से नहीं बच सका। उसने सम्राट क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए 10,000 वर्षों तक साधना की थी, और उसने जो मूलहीन दानव तकनीक साधना की थी वह निषिद्ध स्तर की अंतिम तकनीक थी। गठन क्षेत्र में रक्त दानव शक्ति अत्यंत भयानक थी। यद्यपि वह इतनी दूर था, फिर भी वह इस रक्त दानव शक्ति को सबसे मजबूत क्षेत्र तक बढ़ाने में असमर्थ था। हालांकि यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से तोड़ा जा सके। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस आध्यात्मिक भावना से वह अनजाने में अभी संपर्क में आया था, वह इतनी शक्तिशाली और विशाल थी, मानो वह प्राचीन काल से हो। यह निश्चित रूप से सम्राट क्षेत्र की आध्यात्मिक भावना नहीं थी, बल्कि संत क्षेत्र था जो सम्राट क्षेत्र से भी अधिक ऊंचा था। उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में कोई महान संत कैसे हो सकता है? अगस्त्य की आंखें भय से भर गई थीं। यदि उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में कोई महान संत होता तो उसकी वापसी की योजना बर्बाद हो जाती। एक महान संत 100 महान सम्राटों के बराबर होता है। यदि वह अगस्त्य किसी महान संत से भिड़ जाता तो वह मर जाता। अंशुमान, तुरंत उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में एक खुफिया एजेंट भेजो। तुम्हें पता लगाना चाहिए कि अभी मुझ पर किसने हमला किया। अगस्त्य की अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से गंभीर थी। अंशुमान को पता था कि मामला गंभीर था और उसने जल्दी से कहा, हाँ। मिस्टिक आइस पैलेस का मुख्य हॉल चमकीला प्रकाश से भरा हुआ था। दीपिका 10,000 दानव साम्राज्य पर हमला करने की अपनी अंतिम तैयारी कर रही थी। कनिका अंधेरे से बाहर निकली और बोली, महाराज, बहुत देर हो चुकी है, कृपया आराम करें। दीपिका ने अपना सिर हिलाया। मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया है। मैं सोने के मूड में कैसे हो सकती हूँ? सम्राट क्षेत्र में पहुंचने के बाद कोई भी असाधारण हो जाएगा। अगर वे पूरे 1 साल तक न सोए तो भी कोई बात नहीं। जब इस साधना क्षेत्र में लोग आराम करते थे तो यह उनके शरीर की देखभाल करने, उनके मन और आत्मा को तरोताजा करने के लिए सबसे अधिक संभावना थी। हालांकि अगर वह बिना आराम किए कड़ी मेहनत करती तो वह अपनी मनस्थिति और आत्मा को नुकसान पहुंचाती। आखिरकार सम्राट क्षेत्र अमर लोगों से भरा नहीं था जो वास्तव में जीवन और मृत्यु से परे थे। हालांकि दीपिका जैसी शक्तिशाली महिला के लिए बड़े काम करना सबसे महत्वपूर्ण था। जब तक 10,000 दानव साम्राज्य का मामला हल नहीं हो जाता, वह पूरी रात जागने को तैयार थी। कनिका ने सिर हिलाया। दीपिका ने हमेशा अपनी बात रखी थी, कोई भी उसे मना नहीं कर सकता था। दीपिका ने अपने हाथ में वेलुरियम ब्रश रखा और कहा, वैसे राजमेहरा और बच्चों के साथ सब ठीक है। दीपिका को चिंता थी कि राजमेहरा भले ही यहाँ आ गए थे, लेकिन वे अभी भी एक नए पिता थे और उन्हें कुछ भी नहीं पता था। ऐसी कई बातें थीं जो उन्हें एक साथ 4 बच्चे पैदा करने की आदत नहीं थी। कनिका ने कहा, मैंने क्रिस्टल पैलेस के नौकरों से पूछा। उन्होंने कहा कि कंसोर्ट और बच्चों के बीच बहुत अच्छी बनती है। कंसोर्ट ने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। उन्होंने उन्हें नहलाया और उनके साथ सोया भी। ऐसा लगता है कि कंसोर्ट स्वाभाविक रूप से बच्चों की परवरिश करने में माहिर हैं। दीपिका ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और उनके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई। उन्हें खाना बनाना आता है और बच्चों को नहलाना भी। हाँ, कनिका मुस्कुराए। नौकरों ने इसे अपनी आंखों से देखा। दीपिका ने हल्के से सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि हालांकि यह आदमी साधारण था, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें थीं। इतने कम समय में अपनी 4 बेटियों के साथ इतना करीबी रिश्ता बनाना वाकई प्रभावशाली था। ऐसा लगता है कि मैं, माँ, जल्द ही बच्चों द्वारा भुला दी जाऊंगी। दीपिका को अचानक थोड़ी जलन महसूस हुई। अध्याय 8। यह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के शाही परिवार के सदस्यों के खेलने के लिए आरक्षित स्थान था। इस स्थान की परिधि 100,000 मील थी और ये पहाड़ों से भरा हुआ था। जंगल, नदियां, शिकार के मैदान और मनोरंजन पार्क सभी उपलब्ध थे। महीने की शुरुआत में शाही परिवार के सदस्यों के लिए घूमने का सबसे अच्छा समय था, क्योंकि राजमेहरा अभी अभी उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में आए थे और महीने की शुरुआत थी।
उनकी बेटियों के झुंड ने उन्हें सुबह सुबह यहाँ खींच कर लाया था। पिताजी, उस जंगल में कई प्यारे राक्षस जानवर हैं और कई स्वादिष्ट बर्फ के फल हैं। और वहाँ गाते हुए बेसिलिस्क हैं। पिताजी, उस पहाड़ पर बादल हमारे साथ उड़ सकते हैं। नदी में 9 पंखों वाला मेढक सबसे मज़ेदार है। पिताजी, चलो मेढक को पकड़ते हैं। फूलों के बगीचे में जाते हुए चारों बच्चे लगातार बातें करते रहे। वे छोटे गाइड की तरह थे जो राजमहरा को बगीचे की दिलचस्प चीज़ों से परिचित कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अपनी बेटियों को कितना दयालु देखकर राजमहरा बहुत खुश हुए। चिंता मत करो बच्चों, पिताजी बाद में एक एक करके तुम्हारे साथ खेलेंगे। बच्चों के उत्साह का सामना करते हुए राजमहरा ने एक एक करके उनकी बात मान ली। जब उन्होंने राजमहरा को सहमत होते देखा तो चारों छोटी लड़कियों के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। कुछ देर घूमने के बाद राजमहरा उन्हें बगीचे के बीच में स्थित मनोरंजन पार्क में ले गए। वहां पहले से ही राज परिवार के कुछ सदस्य मौजूद थे जो अपने बच्चों को खेलने के लिए बाहर लाए थे। जब उन्होंने सुना कि राजमहरा 4 छोटी राजकुमारियों के जैविक पिता हैं तो इन सभी राज परिवार के सदस्यों के चेहरे पर सम्मान के भाव थे। एक ऐसा व्यक्ति जो महारानी का पति बन सकता था, निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। इसके अलावा महारानी मिस्टिक आइस नॉर्थ मिस्टिक हेवन में सबसे शक्तिशाली शक्ति थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से उसके पति की प्रशंसा करनी थी। इन शाही परिवार के सदस्यों के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद राजमहरा ने आराम करने के लिए एक जगह ढूंढी। अनन्या और अन्य लोग शाही बच्चों के एक समूह के सामने मनोरंजन पार्क में घूम रहे थे। राजमहरा आराम करने के लिए बिल्कुल सही समय पर थे। वह आराम कर सकते थे और बगीचे की सुंदरता का आनंद ले सकते थे। कुछ ही देर बाद एक सुंदर पतंग राजमहरा के सामने आकर रुकी। जब राजमहरा ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो एक सुंदर हाथ उसके हाथ पर आकर रुका। जब उसका छोटा हाथ उसके हाथ के पिछले हिस्से को छूता है तो वह उसे वापस खींच लेता है जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने ऊपर देखा और 16 या 17 साल की एक खूबसूरत छोटी सी लड़की को बड़ी काली आंखों से उसे देखता हुआ देखा। ये पतंग तुम्हारी है? राजमहरा ने पतंग उठाई। हाँ, टीना ने शर्मीले चेहरे से सिर हिलाया। यहाँ, राजमहरा ने पतंग टीना को लौटा दी। धन्यवाद, टीना ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा मास्टर, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। मैंने आपको पहले क्यों नहीं देखा? राजमहरा की सुंदरता और चमक ने तुरंत उसका दिल जीत लिया। ये देखकर कि राजमहरा अकेला था, टीना उसके साथ और बातचीत करने के लिए खुद को रोक नहीं पाए। राजमहरा ने हल्के से मुस्कुराया। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। चूंकि हम दोनों ही राजघराने से हैं तो चलिए एक दूसरे को जानते हैं। मैं टीना हूँ। टीना की आंखें चमक उठीं। मेरा नाम राजमहरा है। राजमहरा मुस्कुराया। समझ गया। टीना ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार साहू शाही कबीले के कई दूर के रिश्तेदार और रिश्तेदार थे, साथ ही मेहरा उपनाम वाले कबीले भी थे। इस समय एक बड़ी उम्र की महिला वहां आए और टीना को देखकर मुस्कुराए। यूकिंग, लगता है कि तुम कंसोर्ट के साथ घुल मिल गई हो। कंसोर्ट? तो तुम मेरी चचेरी बहन हो, टीना ने मुंह फुलाकर कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें फिर से राजमहरा पर घूम गईं। जैसा कि महारानी को पसंद आने वाले व्यक्ति से उम्मीद थी, वह वाकई बहुत आकर्षक था। थोड़ी बड़ी उम्र की महिला ने समझाया, कंसोर्ट यूकिंग महारानी की दूर की चचेरी बहन है। तो तुम उसकी चचेरी बहन हो? मैं समझ गई। राजमहरा मुस्कुराया। चचेरी बहन, बाद में चाय पार्टी में भी आना, टीना ने उत्साह से कहा। इस चाय पार्टी में शाही परिवार के कई युवा प्रतिभाशाली लोग हैं। चचेरी बहन, तुम बहुत परिष्कृत दिखती हो। तुम बहुत ज्ञानी हो। जब समय आए तो सभी से संवाद करना, ठीक है? टीना ने फिर राजमहरा को चाय पार्टी के बारे में बताया। संक्षेप में, शाही परिवार के युवाओं का एक समूह चाय पीने और बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुआ। उन्होंने सभी तरह के विषयों पर बातचीत की। इस चाय सत्र के माध्यम से शाही परिवार के युवा एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। जब वे एक दूसरे से जुड़ रहे थे तो उन्होंने शाही परिवार के भविष्य के विकास के लिए एक अच्छी नींव भी रखी। टीना के अनुसार ये चाय पार्टी 10 साल पहले समाप्त कर दी गई थी। बाद में महारानी दीपिका के सिंहासन पर बैठने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया। इससे ये देखा जा सकता था कि दीपिका वाकई बहुत समझदार और ज्ञानी थी। टीना की ईमानदारी देखकर राजमहरा को लगा कि चूंकि वे खेलने के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए बच्चों को साथ लाने में कोई बुराई नहीं है। तो ये तय हो गया। मैं बाद में तुम्हें ढूंढने आऊंगी। टीना पतंग लेकर खुशी खुशी चली गई। ठीक है, राजमहरा ने सिर हिलाया। जैसे ही वह फिर से बैठने वाला था, उसने सामने से एक छोटी सी आवाज सुनी। पिताजी, बुरी खबर। उसकी सबसे बड़ी बेटी अनन्या दौड़कर आई। उसे अपनी बाहों में भरते हुए राजमहरा ने पूछा, क्या हुआ बेबी? अनन्या ने पीछे मुड़कर दूर की ओर इशारा किया। राधिका ने किसी से लड़ाई की है। क्या ऐसा है? डैडी, चलो जाकर देखते हैं। राजमहरा ने सोचा कि राधिका एक शैतान लड़की है और छोटे बच्चों से उसका झगड़ा जरूर होता होगा। यद्यपि यहाँ सभी लोग राजपरिवार से थे, लेकिन राजपरिवार बहुत बड़ा था। इतने सारे बच्चों के इकट्ठा होने से यह उन बच्चों के खेल के मैदानों जैसा लग रहा था जो राजमहरा ने अपने पिछले जन्म में देखे थे। राजपरिवार के कई बच्चे एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। यदि वे एक दूसरे को जानते भी होते तो भी वे खिलौनों को लेकर लड़ाई झगड़े जैसे छोटे मोटे झगड़े जरूर करते।
ये सोचकर राजमेहरा अनन्या को मनोरंजन पार्क ले गया। इस समय मनोरंजन पार्क में पहले से ही कुछ वयस्क लोग इकट्ठे थे। सबसे बूढ़ा व्यक्ति अतुल साहू था, जिसका उपनाम दीपिका के समान था। ठीक इसी वजह से अतुल साहू का राजपरिवार में उच्च स्थान था। ऐसा लग रहा था कि राधिका से लड़ने वाला लड़का अतुल साहू का बेटा था। राधिका, रुको। राजमेहरा ने अनन्या को नीचे उतारा और जल्दी से छोटी बच्ची को ले जाने के लिए आगे बढ़ा। तभी अतुल साहू ने हिम्मत करके अपने बेटे को खींचकर दूर ले जाने की हिम्मत की। राजमेहरा को पता था कि अतुल साहू ने भी राधिका को खींचने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था कि यह छोटी शैतान वास्तव में कोई ऐसी नहीं थी जिसे कोई भी लापरवाही से अपमानित करने की हिम्मत कर सके। राधिका, तुमने लड़ाई क्यों की? राजमेहरा ने पूछा। राधिका ने अपने होंठ सिकुड़े और अपना सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये छोटी बच्ची वाकई बहुत जिद्दी थी। राजमेहरा ने धीरे से बात करने का फैसला किया। पिताजी से कहो, चाहे कोई भी समस्या हो, पिताजी उसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करेंगे। राधिका अपना सिर हिलाती रही। मैं यह नहीं कह सकती, मैं यह नहीं कह सकती। राजमेहरा इस छोटी बच्ची से खुश थे। आखिर ऐसा क्या था जिसने उसे यह बात छुपाने पर मजबूर किया? राजमेहरा को लगा कि अगर वह चाहता है कि राधिका उसे कारण बताए तो वह उससे पूछताछ जारी नहीं रख सकता। उसे जिद्दी बच्चों से निपटने के लिए कुछ तरीके अपनाने पड़े। राजमेहरा ने जानबूझकर आह भरी और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी बच्ची राधिका अपने छोटे से रहस्य को डैडी से साझा करने के लिए तैयार नहीं होगी। डैडी का मूड खराब है। मैं आज स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती। स्वादिष्ट खाना मिलने की बात सुनकर राधिका की आंखें तुरंत चमक उठीं। उसके पिता ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। अगर वह इसे नहीं खा पाती तो उसे कितना बुरा लगेगा। कुछ सोचने के बाद राधिका ने कहा, डैडी, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने सोनू से क्यों झगड़ा किया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कहा कि तुम लड़की जैसी दिखती हो। अध्याय 9। राजमेहरा को यह बात मज़ेदार लगी। तो यह इस वाक्य की वजह से था। राजमेहरा ने पूछा, उसने ऐसा क्यों कहा कि डैडी लड़की जैसे दिखते हैं? राधिका ने गुस्से में कहा, क्योंकि उसने कहा कि डैडी का चेहरा बहुत पीला है। लड़कों के चेहरे इतने गोरे नहीं होते, सिर्फ लड़कियों के होते हैं। इन शब्दों ने वहां मौजूद वयस्कों को हंसा दिया। अप्रत्याशित रूप से इस वाक्य की वजह से दोनों बच्चों में टकराव हो गया। इस बारे में बात करते हुए राजमेहरा की खूबसूरती नॉर्थ मिस्टिक हेवन में भी दुर्लभ थी। उनकी खूबसूरती की तुलना में कई महिलाएं फीकी पड़ सकती थीं। अतुल साहू को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने सोनू के चेहरे पर चुटकी ली और मुस्कुराते हुए उसे डांटा, रास्कल, कॉन्सर्ट बहुत सुंदर है। एक आदमी का चेहरा भी बहुत गोरा और सुंदर हो सकता है, क्या तुम जानते हो? सोनू दंग रह गया। क्या कोई लड़का इतना सुंदर हो सकता है? बिल्कुल। अतुल साहू ने सिर हिलाया। पत्नी, तुम्हारे चचेरे भाई चाचा दुनिया के सबसे अच्छे दिखने वाले आदमी हैं, समझी? जैसे जैसे वह बोलती गई, अतुल साहू ने राजमेहरा के साथ रिश्ता बनाने की पहल भी की। दीपिका के साथ अपने रिश्ते के अनुसार सोनू के लिए राजमेहरा को चचेरे भाई चाचा कहना वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। ओह, मैं समझ गया, मैं समझ गया। सोनू जल्दी से आगे बढ़ा और राजमेहरा को प्रणाम किया। चाचा, मुझे माफ कर दो। राजमेहरा ने अपना सिर रगड़ा। कोई बात नहीं, हम्फ। राधिका ने गर्व से अपनी छाती पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो, मैं गलत नहीं थी। अतुल साहू ने सोनू को धक्का दिया। जाओ अपनी बहन से माफी मांगो। ये स्पष्ट है कि सोनू को ज्यादा पीटा गया था, लेकिन ये सोनू की गलती थी। इसके अलावा राधिका महारानी की संतान थी। अतुल साहू केवल अपने बेटे से उसकी गलती स्वीकार करवा सकते थे। सोनू आगे बढ़ा और राधिका का छोटा हाथ पकड़ लिया। मैं गलत था, हम्फ। राधिका अभी भी आत्मसंतुष्ट व्यवहार कर रही थी। सोनू असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी चीनी की मूर्ति निकाली। राधिका, मैं तुम्हें एक चीनी की मूर्ति दूंगा, क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती? राधिका ने मूर्ति छीन ली और पैकिंग नहीं खोली। इसके बजाय उसने कहा, मेरे पिता सबसे सुंदर लड़के हैं। सोनू ने सिर हिलाया। हाँ, राधिका ने कहा, इसके अलावा मेरे पिता सबसे योग्य लड़के हैं। सोनू ने कहा, हाँ। राधिका ने देखा कि सोनू का रवैया बहुत ईमानदार था। फिर उसने चीनी की मूर्ति को छीला और चाटा। कितना प्यारा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अतुल साहू ने राहत की सांस ली। उसने आखिरकार इस छोटी राक्षसी को शांत कर दिया था। फिर राधिका ने मुड़कर मुस्कुराते हुए राजमेहरा की बाहों में छलांग लगा दी। आखिरकार मेरे पास भी एक पिता है। पहले वे हमेशा अपने पिताओं के बारे में शेखी बघारते थे, लेकिन मैंने नहीं। अब मैं आखिरकार उन्हें अपने पिता दिखा सकती हूँ। जब राजमेहरा ने यह सुना तो उसका दिल दुखने लगा। पता चला कि इस छोटी लड़की की इतनी तीव्र प्रतिक्रिया इसलिए हुई क्योंकि उसने पहले अपने दिल में बहुत सारी भावनाओं को दबा रखा था। जब से वह बड़ी हुई है, उसने हमेशा दूसरे बच्चों को अपने पिताओं का दिखावा करते देखा था। उसे निराशा हुई होगी। तुम सच में डैडी की अच्छी बेटी हो। राजमेहरा उसके गोल मटोल छोटे चेहरे को चूमे बिना नहीं रह सका। पिताजी वादा करते हैं कि मैं भविष्य में हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अनन्या, रिया और अलीशा ने राजमेहरा को राधिका को चूमते हुए देखा और तुरंत ईर्ष्या से भर गईं। तीनों छोटी लड़कियां आगे बढ़ीं और राजमेहरा को गले लगा लिया। पिताजी, मुझे भी चूमो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। राजमेहरा ने तुरंत अपनी बेटियों की मांग पूरी की और उनमें से प्रत्येक को एक पिता जैसा चुंबन दिया।
जब उन्होंने ऐसा गर्मजोशी भरा दृश्य देखा तो वहां मौजूद सभी लोग बेहद ईर्ष्यालु थे। बेटियां होना अच्छा था, पूरे दिन 4 प्यारी लड़कियों को अपने साथ रखना वाकई बहुत आनंददायक था। वाह कितना प्यारा। टीना राज मेहरा के पीछे पहुंची और उसने राज मेहरा को अपनी 4 बेटियों को चूमते हुए देखा। उसका दिल तुरंत पिघल गया। चचेरी बहन, चाय पार्टी शुरू होने वाली है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। जब अनन्या और बाकी लोगों ने टीना को देखा तो उन्होंने उसका गर्मजोशी से अभिवादन किया। नमस्ते आंटी। साहू परिवार के युवाओं में टीना और बच्चों के बीच सबसे अच्छा रिश्ता था। अनन्या और रिया को टीना की बाहों में कूदते देख राज मेहरा ने सिर हिलाया। चलो चलते हैं। टीना ने अनन्या को गले लगाया और दोनों को चूमा। मेरे दोनों बच्चों, तुम दोनों का वजन थोड़ा बढ़ गया है क्योंकि मैंने कुछ दिनों से तुम दोनों को गले नहीं लगाया है। अनन्या और रिया ने एक दूसरे को डर से देखा। आह, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? क्या तुमने कल रात बहुत ज्यादा खा लिया? वे दोनों दीपिका के पास ही रहते थे और अक्सर देखते थे कि वह कई दिनों से कुछ नहीं खा रही है। इसके जरिए उन्हें अपने फिगर को बनाए रखने का सिद्धांत समझ में आया। अब जब उन्होंने टीना को ये कहते सुना तो उनके दिल में उदासी छा गई। हाँ, मैं तो बस तुम लोगों को चिढ़ा रही हूँ। टीना प्यार से मुस्कुराए। हालांकि मैं तुम्हारी माँ जितनी शक्तिशाली नहीं हूँ, लेकिन मैं अर्ध सम्राट दायरे में हूँ। मैं तुम्हें इतना भारी क्यों समझूंगी? उसकी बातें सुनकर राज मेहरा को शर्मिंदगी महसूस हुई, जैसा कि शाही परिवार के एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। टीना इतनी कम उम्र में अर्ध सम्राट थी। अगर वह बड़ी होती तो क्या होता? वे रास्ते में बातें करते और हंसते रहे। राज मेहरा और टीना जल्दी से सभा में पहुंच गए। बगीचे के बीच में एक छोटे से पहाड़ पर एक मंडप में। इस मंडप को एलिगेंट मंडप कहा जाता था। नाम से ही स्पष्ट था कि यह एक ऐसी जगह थी जहां शिष्ट लोग इकट्ठा होते थे। अंदर के सभी लोग असाधारण थे। न केवल वे सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए थे, बल्कि उनके व्यवहार से भी संपन्नता झलकती थी। हालांकि उनमें से किसी में भी प्लेबॉय जैसा अहंकार नहीं था। इससे राज मेहरा को बहुत सहजता महसूस हुई। ये समझ में आया, अगर वे टीना जैसी मासूम दिखने वाली लड़की के साथ रह सकते हैं तो उनके पास अच्छे संस्कार होने चाहिए। टीना ने कहा, जैसे कि वह कोई खजाना पेश कर रही हो, मैं आप लोगों से मिलवाती हूँ। यह महारानी का आदमी है, राज मेहरा। शाही परिवार के सभी युवक और युवतियां प्रशंसा से भरे हुए थे। जैसा कि महारानी के पति से उम्मीद थी, वह बहुत परिष्कृत लगता है। महारानी का पति निश्चित रूप से उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में सबसे अच्छा है। कितना सुंदर, मुझे महारानी से बहुत ईर्ष्या हो रही है। सभी की प्रशंसा सुनकर अनन्या, रिया, अलीशा और राधिका सभी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। पहले वे जहां भी जाती थीं, दूसरे बच्चों को अपने पिताओं की शान दिखाते हुए देखती थीं। अब आखिरकार पिता होने के एहसास का आनंद लेने की बारी उनकी थी। टीना के निमंत्रण पर राज मेहरा मेज की कुर्सी पर चले गए। चूंकि उन्हें बच्चों की देखभाल में मदद करनी थी, इसलिए टीना उनके पास बैठ गईं। फिर टीना ने सभी को राज मेहरा से मिलवाया। उनमें से युवा प्रतिभाओं के इस समूह में शिवा और साहिल सबसे उत्कृष्ट लग रहे थे। भाई शिवा और भाई साहिल सम्राट क्षेत्र से केवल एक कदम दूर हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि वे दोनों उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में प्रसिद्ध विद्वान हैं। वे चारों कलाओं में पारंगत हैं। वे बहुत ज्ञानी हैं और उनका उपनाम नॉर्थ मिस्टिक डुओ है। टीना के अपना परिचय देने के बाद वहां मौजूद एक लड़की ने कुछ और कहना नहीं भूला। फिर चाय पार्टी आधिकारिक रूप से शुरू हुई। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद राजपरिवार के एक युवक ने शिवा से पूछा, भाई शिवा, पिछली बार चाय पार्टी में आपने कहा था कि आपके पास हम सभी के साथ साझा करने के लिए एक गीत है। क्या आप हमें अभी बता सकते हैं ताकि हम अपने क्षितिज को व्यापक बना सकें? शिवा ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। आह, यह आखिरी छंद बहुत कठिन है। इसके बारे में सोचने के बाद मैं एक ऐसी कविता नहीं बना पाया जो इससे पूरी तरह मेल खाती हो। साहिल ने कहा, यह सही है। भाई शिवा भी मुझे खोजने आए थे, लेकिन मैं भी इसे नहीं लिख सका। टीना ने अपनी जीभ चटकाए। क्या ये वास्तव में इतना कठिन है? कविता में आपकी उपलब्धियां इतनी ऊंची हैं, लेकिन आप एक भी मेल खाने वाली कविता नहीं लिख सकते। शिवा और साहिल ने एक साथ सिर हिलाया। हम ही नहीं, हमारे शिक्षक भी असहाय हैं। वे दोनों असहाय होकर मुस्कुराए। अध्याय 10। शिवा और साहिल के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। उनके शिक्षक सतीश शर्मा थे, जो उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के तथाकथित महान साहित्यिक विद्वान थे। ये व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली था। ऐसी अफवाह थी कि उसने 7100 वर्षों तक साहित्य का सृजन किया था और उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के 3 सम्राटों को पढ़ाया था। इसके अलावा उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साहित्यिक परिदृश्य में सतीश शर्मा और भी अधिक प्रसिद्ध थे। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के कवि गुरु, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साहित्य देवता, जीवित शेक्सपियर, वे साहित्य जगत के शीर्ष विद्वान थे। टीना ने आह भरने से खुद को नहीं रोका। शिवा ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि यह कविता 50,000 साल पहले की कविता से अलग थी और इस कविता के बाद के संस्करण नहीं थे। और यह कविता बहुत ही गहन है। ऐसा लगता है कि कोई भी कविता इसके सामने फीकी पड़ जाएगी। मुझे आश्चर्य है कि 50,000 साल पहले कौन सी दुनिया को हिला देने वाली प्रतिभा ऐसी स्वर्ग विरोधी कविता लिखने में सक्षम थी। साहिल ने चाय की चुस्की ली। अगर मैं इसका दूसरा हिस्सा सुन पाता तो मैं बिना किसी पछतावे के मर जाता।
जब सभी ने उसे यह कहते सुना तो उन्होंने चुपचाप सिर हिला दिया। साहित्य का दीवाना वह होता है जो एक निश्चित दायरे में पहुंच जाता है और साहित्य को जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। ये स्पष्ट था कि पिछली चाय पार्टी की कविता ने साहिल को मंत्रमुग्ध कर दिया था। अनन्या ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और वहां बातें कर रहे चाचा चाचियों की ओर देखा। उसने टीना को खींचा और पूछा, चाची, क्या तुम उस कविता के बारे में बात कर रही हो? 4 बेटियों में से अनन्या को साहित्य सबसे ज्यादा पसंद था। दीपिका ने उसे सालों से कई पुरानी कविताएं सिखाई थीं, इसलिए छोटी लड़की बहुत दिलचस्पी ले रही थी। टीना मुस्कुराए। ये कविता शरद ऋतु के जल और स्वर्ग के मिलन के बारे में है। मुझे आश्चर्य है कि यह पहला भाग है या दूसरा भाग। कितना शक्तिशाली वाक्य है। अनन्या को लगा कि यह कविता बहुत असाधारण है। हालांकि राज मेहरा की आंखें चमक उठीं। वह इस कविता से परिचित था। परम रहस्य सूत्र के साथ वह इस ग्रह पर प्रकट हुई सभी कविताओं को तुरंत याद कर सकता था। हालांकि यह कविता 50,000 साल पहले आई थी और अब एक ब्लॉकबस्टर बन गई है, लेकिन राज मेहरा के लिए कविता का दूसरा भाग कहना धूल उड़ाने जितना आसान था। पिताजी, क्या आप दूसरा भाग बता सकते हैं? अनन्या ने राज मेहरा से उम्मीद से पूछा। राज मेहरा के जवाब देने से पहले बाकी 3 लड़कियां बोल पड़ीं। रिया ने कहा, पिताजी जरूर बता सकते हैं। अलीशा ने कहा, हाँ। राधिका ने कहा, पिताजी सबसे शानदार हैं। चूंकि बच्चों ने ऐसा कहा था, इसलिए राज मेहरा सिर्फ सिर हिलाकर मुस्कुरा सकता था। हाँ, स्विश। सबकी आंखें चमक उठीं। शिवा और बाकी लोगों को हमेशा से लगता था कि राज मेहरा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। अब जब उन्होंने उसे ऐसा कहते सुना तो वे उत्सुक हो गए। शायद राज मेहरा आज वाकई उनके लिए कोई सरप्राइज लेकर आए। पत्नी, जल्दी बताओ, शिवा ने आग्रह किया। राज मेहरा ने शांति से कहा, डूबता हुआ सूरज और अकेली सरसराहट करती बत्तखें एक साथ उड़ती हैं, और पतझड़ का पानी हमेशा के लिए आसमान के साथ एक ही रंग साझा करता है। सब चुप हो गए। शिवा और साहिल ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखी। सूर्यास्त, अकेली सरसराहट, पतझड़ का पानी, हमेशा के लिए आसमान, कितनी गहरी शरद ऋतु की पेंटिंग। ये 2 छंद अपनी संगत भावनाओं और समानता के साथ वास्तव में शानदार हैं। शानदार, वाकई शानदार। मैं कोई कविता नहीं जानता, लेकिन मैं बता सकता हूं कि ये 2 पंक्तियां कितनी अच्छी हैं। महारानी का पति वाकई बहुत प्रतिभाशाली है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद भीड़ प्रशंसा से भर गई। राज मेहरा की कविता ज्ञान की तरह थी, जिससे वहां मौजूद हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अमर उन्हें दुलार रहा हो। ऐसा इसलिए था क्योंकि कविता की ये 2 पंक्तियां बहुत सुंदर थीं और इसने लोगों को एक अवर्णनीय परिष्कृत आनंद दिया। इस समय शिवा, साहिल और अन्य लोग प्रशंसा से राज मेहरा को देख रहे थे। टीना और अन्य लड़कियां मंत्रमुग्ध दिख रही थीं। न केवल राज मेहरा बेहद खूबसूरत थे, बल्कि उनके शब्द भी चौंकाने वाले थे। उनके पास रूप और प्रतिभा दोनों थे। ये युवा लड़कियां उनके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकीं। वाह, डैडी बहुत बढ़िया हैं। ये सही है, डैडी महान हैं। प्रशंसा, प्रशंसा, प्रशंसा। डैडी सबसे अच्छे हैं। चारों छोटी लड़कियों ने सभी के हाव भाव समझे और तुरंत खुशी से तालियां बजाईं। वे राज मेहरा के प्रति प्रशंसा और प्यार से भर गईं। अनन्या ने जल्दी से राज मेहरा को खींच लिया। पिताजी, कल से आप मुझे पढ़ना सिखा सकते हैं। मैं भी आपसे कविताएं लिखना सीखना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, इसे डैडी पर छोड़ दो, राज मेहरा ने तुरंत कहा। रिया और अलीशा ने एक साथ हाथ उठाए। पिताजी, हम भी सीखना चाहते हैं। राधिका ने मुंह बनाया। मैं पढ़ना नहीं चाहती, ये बहुत थकाऊ है। राज मेहरा ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें सीखना ही होगा। अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। तो मैं बस थोड़ा सीखना चाहती हूँ, ठीक है। राधिका ने इस बारे में सोचा और अपने पिता की बात सुनने का फैसला किया। जरूर, राज मेहरा मुस्कुराए और सिर हिलाया। इस छोटे शैतान को मनाना आसान नहीं था। टीना और बाकी लोग तब प्रभावित हुए जब उन्होंने देखा कि राज मेहरा न केवल प्रतिभाशाली है, बल्कि बच्चों को पढ़ाने में भी अच्छा है। खास तौर पर जब उसने कहा कि अगर वह पढ़ाई नहीं करेगी तो वह पिछड़ जाएगी। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा सुना था। महारानी के पति वाकई प्रतिभाशाली हैं। लगता है मुझे महारानी के पति को 3 दिन में साहित्यिक चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित करना होगा। शिवा ने एक निमंत्रण निकाला और राज मेहरा को थमा दिया। पत्नी, ये साहित्यिक चर्चा है जो मेरे गुरु हर 5 साल में एक बार करते हैं। उन्होंने दुनिया के सभी विद्वानों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। ये निमंत्रण एक वीआईपी निमंत्रण है। मेरे पास सिर्फ एक है, इसलिए मैं इसे आपको देता हूँ। आपको जरूर आना चाहिए। टीना और बाकी लोग चौंक गए। दुनिया में ऐसे सिर्फ 9 निमंत्रण कार्ड थे। जो लोग इस वीआईपी निमंत्रण को प्राप्त कर सकते थे, वे सभी साहित्य जगत में उच्च दर्जे के विशेषज्ञ थे। अप्रत्याशित रूप से शिवा ने तुरंत एक कार्ड राज मेहरा को दे दिया। दूसरे विचार से, चूंकि राज मेहरा 50,000 साल पहले का एक गीत भी जानते थे, इसलिए वे इस वीआईपी निमंत्रण के योग्य थे। शिवा की उत्सुकता भरी निगाह देखकर राज मेहरा ने निमंत्रण स्वीकार करने का अवसर लिया। किसी भी मामले में उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग में उनका कार्य अपने बच्चों की देखभाल करते हुए जीवन का आनंद लेना था। चूंकि यह एक भव्य आयोजन था, इसलिए वे बच्चों को खेलने के लिए बाहर ले जाते और उनके क्षितिज को व्यापक बनाते। फिर चाय पार्टी जारी रही।
क्योंकि राज मेहरा की कविता ने सभी को चौंका दिया, इसलिए अगली चाय पार्टी पूरी तरह से उनके द्वारा ही आयोजित की गई। राज मेहरा को शाही परिवार द्वारा खुशामद किए जाने का एहसास अच्छा लगा। स्वर्गीय दानव क्षेत्र, 10,000 दानव साम्राज्य। सम्राट अंशुमान रक्तपिपासु दानव भगवान के महल में पहुंचे और झुके। दानव भगवान, हाल ही में रहस्यवादी बर्फ महल में कुछ भी अजीब नहीं हुआ है और हमें कोई महान संत विशेषज्ञ नहीं मिला है। एकमात्र असामान्यता एक आदमी है, राज मेहरा, जो निचले क्षेत्र से है। ऐसा कहा जाता है कि वह महान महारानी की 4 बेटियों का जैविक पिता है और क्रिस्टल पैलेस में आ गया है। निचला क्षेत्र, अगस्त्य ने भौहें सिकोड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शक्तिशाली महारानी मिस्टिक आइज का आदमी वास्तव में निचले क्षेत्र से आया है।